हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और देखिए, ये पेपर जो है तो 27 जून 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करिएगा कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस की कुंदा। तो देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप होना। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि दांत काटी रोटी का सही मुहावरा क्या है। तो दांत काटी रोटी का होता है घनिष्ठ मित्रता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, और जो आगे की सोचता हो उसके लिए एक शब्द है दूरदर्शी, किसी काम को चित्त लगाकर करना उसके लिए एक शब्द है दत्तचित्त, तथा जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान हो यानी तीखी बुद्धि हो तो उस बुद्धि वाले को हम कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिएगा और सबकी व्याख्या तो ये सारे दिए गए हैं। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा होगा। तो पवन का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोधन अन बराबर पवन, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पवन में जो है तो कौन सी संधि है। तो पवन में आयादी संधि है, आयादी संधि। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पुनः धन जन्म, यानी सी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें संधि पूछा जाता है कि पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी। तो पुनर्जन्म में जो है विसर्ग संधि होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन यह है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। तो इत्यादि शब्द में इत धन आदि बराबर इत्यादि, इत्यादि शब्द में पूछा जा रहा है कौन सी संधि है। तो इत्यादि में जो है यण संधि है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है। नाक रगड़ना, तो नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि तलवे चाटना मुहावरा का अर्थ होता है चापलूसी करना। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, उत्थान का पतन, अवनति का उन्नति। तो उन्मूलन का कौन सा होगा। उन्मूलन का होगा रोपण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया 37 नंबर क्वेश्चन। अब करिए 38 नंबर क्वेश्चन कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी थी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कि द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी थी। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहासकार, तो आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीर काल का नामकरण करने वाले इतिहासकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चरण काल का है जॉर्ज गियर्सन, तथा चारण काल एवं संधि काल के हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजोपन काल। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है किस पंक्ति है। ये पंक्तियां जो हैं तो किसकी हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियां पूछा जा रहा है कि किसकी पंक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद की। देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियां हैं घनानंद की, ये पंक्तियां हैं घनानंद की। उसके बाद में है कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। और यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवरी को धार पौ धावनो है, तो ये पंक्तियां हैं बोधा की। उसके बाद में है कि कटि को कंचन और कटि विधि कुंचन मध्य धर धीन, ये पंक्तियां हैं शेख आलम की। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए
कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। देखें कि कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना, और यमुना के अन्य पर्यायवाची हैं अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, जमुना, कलागंगा, सर्वसुता, भानुजा, तनुजा तथा अर्कसुता आदि। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो ये सारे पर्यायवाची हैं यमुना के। अब अगला देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, समदुर्जा, हरिप्रिया, क्षीरोद, तनया, भार्गवी तथा सिंधुदाता। ये सारे पर्यायवाची हैं लक्ष्मी के। उसके बाद देखिए सरस्वती के पर्यायवाची। तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, श्री धात्री, वागेश्वरी तथा वाग्युधात्री। ये पर्यायवाची हैं विद्या के देवी माता सरस्वती के। अब देखिए अगला पर्यायवाची है गंगा। तो गंगा देखिए गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची बनते हैं। तो देखिए गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा तथा विष्णुपरी। ये सब पर्यायवाची हैं तो गंगा नदी के। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो हैं तो कौन माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास को आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माना जाता है। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और इनकी कृति जो है तो मेरी आत्मकहानी 1941 को माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है जो इस प्रकार है। अब देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। तो पहली आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने इसको लिखा है 1969 में। नीड़ का निर्माण फिर, ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, इसको लिखा है इन्होंने 1970 में। उसके बाद में है कि बसेरे से दूर, ये आत्मकथा 1978 में प्रकाशित हुआ हरिवंश राय बच्चन की। उसके अगला है कि तथा 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की 1985 में प्रकाशित हुई। अगला देखिए देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की आत्मकथा। तो देवेंद्र नाथ सत्यार्थी की आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग है चांद सूरज की वीरन जो कि 1952 में प्रकाशित हुई, तथा द्वितीय भाग है नील यक्षिणी जो कि 1985 में प्रकाशित हुई। जबकि सन 1941 में बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ये रहा 41 नंबर क्वेश्चन। अब 42 नंबर क्वेश्चन करिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन ये है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। यानी आपने काम स्टार्ट ही किया है और उसके शुरुआत में ही कोई विघ्न पड़ जाए तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। तो कवियों का कवि आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कवि हैं जिनको कवियों का कवि कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, तथा शमशेर ने प्रेम और सौंदर्य के कवि भी हैं। यानी शमशेर बहादुर को प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। और शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तथा शमशेर बहादुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी प्रमुख काव्य संग्रह कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं जैसे चुकी भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने वास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोले कि काल तुमसे होड़, मेरी कहीं बहुत दूर से, और सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का परम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। तो बताइएगा कि ये पंक्तियां जो हैं तो किस रचनाकार की हैं। तो देखिए दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये पंक्तियां देने वाले हैं कबीर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला वाला देखिए कि साखी शब्दी दोहरा कही कहनी अपखान, और भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण, ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की कि साखी शब्दी दोहरा
और कहि किहनी अपखान और भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। ये पंक्तियां दिया है तुलसीदास ने। और अगला है केशव केसिन अस करि बैरहूँ और जस न कराही और चंद्र बदन मृगलोचनी बाबा कही कही जाय। ये पंक्तियां हैं केशवदास की। और बूझत श्याम कौन तू गोरी कहाँ रहत काकी है बेटी देख नहीं कहूँ ब्रिज खोरी। ये पंक्तियां दिया है सूरदास जी ने। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्तंड, जो कि 30 मई 1926 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादक में कलकत्ता में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? तो ये 30 मई 1926 में। उसके बाद देखिए कि उद्दंड मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है तथा उद्दंड मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और देखिए कि यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी तथा बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 ईस्वी में राजा शिवप्रसाद सिंह के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका तथा बनारस से प्रकाशित होती है तथा हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में बनारस में होता है। और यह एक मासिक पत्रिका थी। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद की गद्य रचना थे। यानी उद्दंड मार्तंड जो थी तो वो साप्ताहिक पत्रिका थी। उद्दंड मार्तंड जो थी तो ये क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। और देखिए अगली पत्रिका कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कब हुआ था? 1873 में। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादकत्व में बनारस में होता है। यह एक मासिक पत्रिका थी। कौन सी? तो हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर की चिंतामणि किसकी निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि आपसे पूछा जा रहा है कि ये निबंध संग्रह जो है तो किसकी है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की जो है तो चिंतामणि निबंध संग्रह है। देखिए चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह है। गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बाल मुकुंद की है, यानी इनकी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बाल मुकुंद जी का नाम दिया गया है। तो बाल मुकुंद जी की जो है निबंध संग्रह है गुप्त निबंधावली। उसके बाद में है कि साहित्य की विशेषताएं समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता आदि जो है तो ये बाबू श्याम सुंदर दास की निबंध संग्रह है। बाबू श्याम सुंदर दास की निबंध संग्रह है। और देखिए कि अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व आदि ये सारे निबंध संग्रह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला वाला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइएगा कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना तो ये हुआ था 1893 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। इसके संस्थापक थे अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह आदि थे। किसके संस्थापक थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह। और यह वाराणसी में स्थापित है। जबकि नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 ईस्वी में वेणी प्रसाद के संपादकत्व में हुई थी। और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित हुई थी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर जो है ये रचना है लल्लू लाल जी की। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, यानी लल्लू लाल जी की अन्य रचनाएं देखिए तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोलाल, राजनीति, लतायक टू हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, मध्य विलास तथा लाल चंद्रिका आदि किसकी रचना है। तो लल्लू लाल जी की। अब चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, रामचरित तथा हिंदी पर्सियन, वाबे बुलरी आदि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र जी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी की रचना
तो जबकि ये रचना जो है तो सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल जी की रचना है। तो प्रेम सागर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रेम सागर किसी की रचना है, तो प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल जी की। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा तथा योग रूढ़ संज्ञा। और देखिए कि अर्थ दृष्टि से तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो बताइएगा कि हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण तो ये किसके आधार पर होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा के आधार पर। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। जैसे राम मोहन, ये जो है पुल्लिंग है, सीता राधा गीता तो ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो 7, 8, 9, 10। तो बताइए कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक, अधिकरण कारक, में पर संबोधन आदि। तो कर्ता के कितने भेद होते हैं, तो कर्ता के 8 भेद होते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो घा का उच्चारण स्थान देखिए घा, तो घा आप कहाँ से बोल रहे हैं, कंठ से, तो घा का उच्चारण स्थान होगा कंठ। अगला वाला है कि छा वर्ण किसके योग से बना। छा, तो छा वर्ण आपसे पूछा जा रहा है किसके योग से बना है, तो का धन शा बराबर छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का धन शा बराबर छा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बताइएगा कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर सी है, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जो है तो ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी जो है अन्य जितने भी हैं गलत है। अगला वाला क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग। तो कवि का स्त्रीलिंग देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिव एग्जाम, सुपर टेट और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। कवयित्री यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है तरणि का पर्यायवाची शब्द। तो तरणि का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा रहा है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो बताइए कि तरणि का पर्यायवाची शब्द जो होगा तो वो कौन सा होगा। तो देखिए तरण का पर्यायवाची शब्द है नदी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य यानी कि मछली। मीन का पर्यायवाची शब्द मत्स्य है। मीन के अन्य नाम सफली, झस, जल तथा जीवन आदि। उसके बाद विभावरी के पर्यायवाची शब्द देखिए, तो विभावरी के पर्यायवाची शब्द हैं रात, रैन, रात्रि, रजनी, निशा। अगला पर्यायवाची शब्द देखिए निशीथ, यामिनी, सरवरी, तमी, त्रिवामा, तमित्रा, तमसा तथा विभा आदि हैं। ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सारे पर्यायवाची जो हैं विभावरी के हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मीन के पर्यायवाची, तो मीन के पर्यायवाची शब्द हैं मत्स्य। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो भिन्न अर्थ वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है किसमें कौन सा है। तो देखिए आत्मजा, नंदिनी, कन्या या भार्या। तो इसमें भिन्न शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आत्मजा, कन्या, नंदिनी आदि जो हैं तो ये पुत्री के पर्यायवाची हैं, और पुत्री के अन्य पर्यायवाची शब्द तनया, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता है। जबकि भार्या जो है तो ये पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए दारा, सहभागिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वल्लभा, वाया, धरणी, प्रिया, तिये, कांता, कलंत, अर्धांगिनी, वामिंगी,
बहू, जोरू, घरवाली तथा औरत आदि, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? तो भार्या यानी पत्नी के हैं। तो भिन्न शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो भिन्न शब्द इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अद्वितीय, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, तो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होता है? तो कान का कच्चा होना अर्थ का होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना, यानी ये मुहावरा है कान का कच्चा होना। अब इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनी बात पर विश्वास करना।